आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम हीट प्रोडक्शन की बात करेंगे कि किस तरह से हमारे एनवायरमेंट में हीट का प्रोडक्शन होता है, उष्मा का उत्पादन होता है, गर्मी बढ़ती है। और हीट का प्रोडक्शन होने की वजह से, गर्मी बढ़ने की वजह से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। हम देखते हैं वेदर की अगर हम बात करें तो गर्मी के मौसम फैलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और ठंडी का जो मौसम है सिकुड़ता जा रहा है। मतलब गर्मी के जो महीने धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ठंडी के महीने कम हो रहे हैं। तो फिर माइंड में यही क्वेश्चन आता है ना कि जो ये हीट जो बढ़ रही है, गर्मी का जो ये प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। और इसकी फलस्वरूप ग्रीन हाउस गैसेस की हम बात करें तो ये गैसेस भी धीरे धीरे इनका उत्सर्जन हो रहा है। और स्कूल में हम पढ़ते आ रहे थे ना ओजोन लेयर के बारे में, कि जो ओजोन लेयर होती है वो क्या करती है, एक तरह से पृथ्वी के सुरक्षा कवच का काम करती है। सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन आती है, ओजोन लेयर उसको रोकती है, उसको फिल्टर करती है। लेकिन आज की डेट में अगर बात करें तो पॉल्यूशन की वजह से जो ओजोन जो डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन की जो लेयर है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो उससे क्या होगा होता है कि सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है बिना फिल्टर के सीधा अर्थ पे आती हैं। और इससे ह्यूमन को, हमें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे, किस तरह से हीट का प्रोडक्शन होता है, किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, और ओजोन डिप्लेशन किस तरह से होता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हीट प्रोडक्शन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड ओजोन डिप्लेशन। उष्मा उत्पादन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ओजोन क्षरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीट प्रोडक्शन एक्टिविटीज की, कि हीट प्रोडक्शन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, उनका निर्माण होता है। तो बहुत सारी स्टडी हुई। अगर हम एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में बहुत सारी स्टडी हुई। एंड स्टडी हैव प्रूव दैट ह्यूमन एक्टिविटीज आर द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, की अध्ययनों ने साबित किया कि पृथ्वी के गर्म होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय जो गतिविधियां हैं। अब कौन सी गतिविधियां हैं, कौन सी एक्टिविटीज है, उसकी भी हम बात करते हैं। हम जो फोसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, फोसिल फ्यूल्स क्या है, जिसको हिंदी में जीवाश्म ईंधन कहते हैं, आप समझ सकते हैं, जो डीजल होता है, पेट्रोल होता है, कोयला होता है। ठीक है, इनको फोसिल फ्यूल कहा जाता है। और इनकी वजह से हम देखते हैं कि सड़क पर लाखों करोड़ों आपको गाड़ियां दौड़ती हुई मिलेंगी। आसमान में देखेंगे तो चाहे हम हेलीकॉप्टर की बात करें, एरोप्लेन की बात करें, अगर हम चाहे हम ट्रेन की बात करें, रेल की बात करें। ठीक है, तो इन सब की वजह से, इन सब को एनर्जी कहाँ से मिलती है, फॉसिल फ्यूल से मिलती है। तो इन सब की वजह से चाहे हम रोड की बात करें, रेल की बात करें, एयर की बात करें, से ट्रांसपोर्ट की बात करें, इन्वॉल्व्स द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कि इनसे क्या होता है कि जीवाश्म ईंधन जो होते हैं फॉसिल फ्यूल का दहन होता है। और इससे क्या होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है सीधा हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में चली जाती है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो है जो हमारे जो अपने हम पर्यावरण की बात करते हैं, वायुमंडल की बात करते हैं, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाती है। गार्बेज एंड ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल रिलीज मीथेन, की कचरे की बात करें, जो हम जो कचरा फेंक देते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो ह्यूमन वेस्ट होता है, इससे क्या होता है, मीथेन जो गैस है वो निकलती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ह्यूमन ने अपनी नीड को पूरा करने के लिए जंगलों को ज़्यादा से ज़्यादा काटा है, डिफोरेस्टेशन। तो इससे क्या है कि देखिए, जब हम पेड़ पौधों की बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं, तो एक टेम्परेचर में एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं। अब कटने से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है धीरे धीरे और बढ़ने लगता है। तो जब इसका स्तर बढ़ने लगता है, CO2 बढ़ने लगती है, तो इससे क्या होता है, हीट और ज़्यादा बढ़ता है। और पेड़ पौधों की कटाई से हम देखते हैं कि जो एक वाटर साइकिल जो होता है, ठीक है, एक हम देखते हैं ना, बारिश टाइम से नहीं होती, क्योंकि जो ये ग्रीनरी है, ठीक है, इन्हीं की वजह से तो बारिश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधे ही कट जाते हैं तो टाइम से बारिश नहीं होती। जब बारिश नहीं हो रही, पेड़ पौधे हैं नहीं, CO2 ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे क्या होता है, गर्मी और हीट और बढ़ने लगती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कोल माइन होते हैं, ठीक है, चाहे हम कोयले की खदानों की बात करें, गैस की बात करें, तेल के कुओं की बात करते हैं, तो इनसे भी मीथेन गैस निकलता है।
और कृत्रिम नाइट्रोजन जो होती है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है, तो फसलों को खाद देने से हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, चाहे हम फ्रिज की बात करें, हम एसी की बात करें, ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज जो होते हैं इसको रिलीज करते हैं। और अगर हम सीमेंट की बात करें, सीमेंट का जो प्रोडक्शन होता है उससे भी CO2 गैस निकलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अ, हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, चाहे हम बकरी की बात करें, भेड़ की बात करें, गाय की बात करें, भैंस की बात करें, ऊँट सूअर घोड़े, ये सब जो जानवर होते हैं, ये जो खाना खाते हैं, तो इनमें से अंदर जो गैस बनती है निकलती है, तो उससे भी मीथेन गैस होती है, ठीक है। और चावल की खेती की बात करें तो चावल की खेती में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। तो दिस एक्टिविटीज आर कॉजिंग एन इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, के इन सभी गैसेस की वजह से, इन गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है। और ग्रीन हाउस गैसों में जब वृद्धि होती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफेक्ट है ना, इसी की वजह से जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन ग्रीन हाउस गैसेस है। और ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, जो हीट होता है ना, उसको हमारे एनवायरनमेंट में उसको पकड़ के रखती हैं, उसको रिलीज नहीं होने देती, जिससे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगती है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे आप मान लो पतीले में कोई चीज़ गर्म करते हैं, तो आप चाहते हैं ना कि चीज़ें जल्दी गर्म हो जाए, तो आप क्या करते हैं, उसको ढक्कन से ढक देते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो आप थर्मस में गर्म चाय लेते हैं या पानी लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, थर्मस को ऊपर ढक्कन से ढक देते हैं ताकि अंदर हीट बना रहे। इसी तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, हीट को, अर्थ का जो आप कह सकते हो कि जो हमारा पर्यावरण है, ठीक है, उसको अर्थ के अंदर ही उस हीट को पकड़ के रखती हैं, तो जिससे हीट रिलीज नहीं होता और हमारा एनवायरनमेंट धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप मोर ऑफ द थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द सन, की ग्रीन हाउस गैस सूर्य से आने वाली अधिक तापीय विकिरणों को हमारे वायुमंडल में ही रोक देती हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अर्थ एवरेज टेम्परेचर जो होता है धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, औसत तापमान में वृद्धि होती है। तो इस तरह से हमें पता चला कि किस तरह से जो हीट प्रोडक्शन होता है और किस तरह से ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उसका एमिशन होता है, उसका उत्सर्जन होता है। अब हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया कि हीट प्रोडक्शन किस तरह से होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कैसे बनती है। अब हम ये भी बात करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं। इट रिफर टू द गैसेज दैट आर एबल टू ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, कि ये उन गैसों को संदर्भित करती हैं जो हीट को, ठीक है, वायुमंडल में गर्मी को बनाए रखने में सक्षम होती है। इनमें कौन कौन सी गैसेस आती हैं, चाहे हम CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे हम मीथेन की बात करें, CH4, चाहे हम नाइट्रोस ऑक्साइड की बात करें, N2O, ठीक है। इसके अलावा सिंथेटिक गैसेस की अगर हम बात करें, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाता है, पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाता है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, SF6, तो ये सारी जो गैसेस जो मिलकर ग्रीन हाउस गैसेस को बनाती है, ये और ये गैसेस क्या करती हैं, इट रिफर टू द गैसेस डेट आर एबल टू ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, की ये हमारे वायुमंडल में जो गर्मी है ना उसको पकड़ के रखती हैं, मतलब उसको रिलीज नहीं होने देती, जिससे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ग्रीन हाउस गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ द चेंजेस इन आवर क्लाइमेट, की ग्रीन हाउस गैसेस हमारी जलवायु में भारी बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं। अब ये देखिए, ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं इनमें अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, तो ये जो ओजोन लेयर है उसको नष्ट करती हैं, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन की हम बात करते हैं ना, तो ओजोन जो लेयर है उसको खत्म करती हैं, तो उससे क्या होता है कि सन की अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है सीधा अर्थ पे आती हैं, उनसे हमें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, स्किन कैंसर भी हो जाता है। इसके अलावा इस तरह की जो गैसेस जो बनती हैं, तो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि जो नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो एक तरह से आप कहोगे कि बर्फ के जो पहाड़ है धीरे धीरे वो मेल्ट हो रहे हैं। अब मेल्ट हो रहे हैं तो उसका जो पानी है समंदर में आएगा, समंदर में आएगा तो समंदर का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, और ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम पानी में, पूरी दुनिया डूब जाएगी, पानी से ही बने थे और पानी में ही हम डूबकर खत्म हो जाएंगे। तो ग्रीन हाउस गैसेस हमारी जलवायु में भारी बदलाव के लिए जिम्मेदार है। आजकल देखते हैं इसी के वजह से तो ना टाइम से बारिश होती है, ना बारिश के मौसम में बारिश होती नहीं है, ठीक है। अब ठंडी के मौसम की बात करी तो ठंडी का जो मौसम है धीरे धीरे सिमटता जा रहा है,
गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो वायुमंडल में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को शामिल करने से दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैसेस के मौजूदा स्तर में क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया कि हीट किस तरह से उसका प्रोडक्शन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कैसे बनती है, ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस की, ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी तक हम बात कर चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप में वृद्धि होती है, और जिसके कारण जो हम देखते हैं कि जो पोलर एरिया की बात करें, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वहाँ के जो बर्फ़ है धीरे धीरे पिघल रही है काफ़ी तेज़ से। हमारे जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं, ना टाइम से ठंडी हो रही है ना बारिश हो रहा है। वन देखते हैं, जंगल देखते हैं, इसका विनाश हो रहा है, और जब जंगल का बड़े पैमाने पे कटाव हो रहा है तो इससे हमारे मौसम पे क्या बदलाव हो रहा है, बारिश टाइम से नहीं हो रही, धीरे 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 सूखा बढ़ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं धीरे उसकी जो मात्रा है बढ़ती जा रही है। कृषि पर अगर हम देखें, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। किस तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कि कृषि आज भी देखें ना, तो खेती का जो सबसे बड़ा जो पानी का सोर्स होता है, आज भी देखें तो लोग बारिश पर निर्भर होते हैं। और धीरे धीरे जिस तरह से पेड़ों का कटाव हो रहा है, मौसम में बदलाव हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ठंडी कम हो रही है, टाइम से बारिश नहीं हो रही, तो इससे हमारे कृषि का भी नुकसान होता है। और इन गैसेस की वजह से हम देखते हैं, पॉल्यूशन की वजह से, इन गैसेस की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और आजकल हम देखें, शहर में रहने वाले लोग तो इन गैसों के बीच में ज़्यादा रहते हैं, तो वो तो शारीरिक रूप से अंदर से वैसे ही बीमार रहते हैं। और ओजोन जो हम लेयर की बात करते हैं, ओजोन परत की बात करते हैं, धीरे धीरे ओजोन परत खत्म हो रही है। और उसके खत्म होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो अर्थ पे आ रही है, और वो क्या हो रहा है कि ह्यूमन को उस मतलब नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस ह्यूमन लाइफ पर, हमारे इस अर्थ पर अपना इफेक्ट डालती हैं, टेम्परेचर में वृद्धि करती हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।